हेलो एवरीवन। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की जो यूनिट है हमारी फिफ्थ यूनिट केमिकल काइनेटिक्स की फोर्थ क्लास में आप सभी का स्वागत है बच्चों हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें हमने पढ़ लिया है क्या क्या पढ़ लिया है कि रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं और अभिक्रिया वेग और वेग स्थिरांक में क्या क्या अंतर होता है। पिछली क्लास में बेटा हमने पढ़ा था कि कोटि व अणुसंख्यता क्या होती है, तो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम वहाँ से ले लेते हैं, फिर आगे आज हम स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है। अणुसंख्यता मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? किसी सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं, परमाणुओं अथवा मूलकों की कुल संख्या को ही अभिक्रिया की अणुसंख्या के रूप में हम परिभाषित करते हैं। जबकि कोटि क्या होती है, ऑर्डर क्या होती है बेटा? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाली उन क्रियाकारक स्पीसीज की संख्या जो अभिक्रिया का वेग निर्धारित करती है। क्या निर्धारित करती है बच्चों? अभिक्रिया का वेग निर्धारित करती है, वो क्या कहलाती है और हमारे पास वो कोटि कहलाती है। ठीक है बच्चों। फिर हमने समीकरण में सांद्रता पदों की घातों के योग के रूप में भी हमने इसको परिभाषित किया था कि जैसे एल ए की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा, सी की पावर से गामा, ये तीन हमारे पास रिएक्टेंट है और अल्फा बीटा गामा जो मात्रा है इनकी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ही हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, है ना बच्चों। तो समीकरण में सांद्रता पदों की घातों के रूप में भी हम इसको परिभाषित करते हैं, है ना। अब कोटि और अणुसंख्यता में अंतर भी हमने ज्ञात किया था कि कोटि और अणुसंख्यता में अंतर क्या होती है कि कोटि क्या होती है, उन क्रियाकारक अणुओं की संख्या है जो अभिक्रिया का वेग निर्धारित करते हैं। क्या करते हैं ये? अभिक्रिया का वेग निर्धारित करते हैं। जबकि अणुसंख्यता क्या होती है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी क्रियाकारक अणु, परमाणु या आयन, इन सब की कुल संख्या के रूप में हम इसको डिनोट कर सकते हैं मॉलिक्यूलरिटी को। कोटि प्रायोगिक राशि होती है जबकि ये एक अणुसंख्यता सैद्धांतिक होती है। कोटि में क्या होता है कि इसे अभिक्रिया के लिए प्राप्त प्रायोगिक वेग समीकरण से प्रक्षित करते हैं। जो भी अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण आती है उससे हम इसका पता लगाते हैं। जबकि अणुसंख्यता में क्या होता है कि संतुलित समीकरण, बैलेंस रासायनिक जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आती है हमारे पास, उससे हम अणुसंख्यता का पता लगा लेते हैं। कोटि का मान जो होता है वो शून्य भी हो सकता है, भिन्नात्मक भी हो सकता है, पूर्णांक भी हो सकता है। ठीक है बच्चों। जबकि अणुसंख्यता के अशून्य धनात्मक पूर्णांक मान ही संभव होते हैं। कोटि का ज्ञान अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं की जानकारी देता है। किसकी जानकारी देता है बच्चों? अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में जो भी भाग ले रहे हैं उनकी हमें जानकारी प्राप्त देता है। अतः कोटि क्रियाविधि निर्धारण में सहायक होती है, जबकि अणुसंख्यता का ज्ञान विधि निर्धारण या क्रियाविधि निर्धारण में सहायक नहीं होता है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों आज की क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं? छद्म कोटि अभिक्रियाएं, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक क्रियाकारक पदार्थ शेष अन्य क्रियाकारकों की तुलना में आधिक्य में उपस्थित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा कि एक रिएक्टेंट जो हम वन रिएक्टेंट होता है ना हमारे पास, एक क्रियाकारक पदार्थ शेष अन्य क्रियाकारकों की तुलना में आधिक्य में उपस्थित होता है, जिसके कारण अभिक्रिया वेग का मान उस क्रियाकारक की सांद्रता से प्रभावित नहीं होता है। जिसके कारण क्रिया उसका क्या होता है बेटा? अभिक्रिया के वेग का मान उस क्रियाकारक की सांद्रता से प्रभावित नहीं होता है। छद्म कोटि की अभिक्रियाएं, और ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? छद्म कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इन अभिक्रियाओं में कोटि का मान जो होता है वो अणुसंख्या से हमेशा ही कम रहता है। अब बेटा दोबारा देख लेते हैं कि एक ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक क्रियाकारक पदार्थ शेष अन्य क्रियाकारकों की तुलना में आधिक्य में उपस्थित होता है। किसमें उपस्थित होता है बेटा? बहुत ज़्यादा एक्सेस में उपस्थित होता है, जिसके कारण अभिक्रिया वेग का मान उस क्रियाकारक की सांद्रता से प्रभावित नहीं होता है। उस क्रियाकारक की सांद्रता से क्या होता है? प्रभावित नहीं होता है। छद्म कोटि की अभिक्रियाएं ये कहलाती है। इन अभिक्रियाओं में कोटि का मान अणुसंख्या के से सदैव कम होता है। अब देखो बेटा, यहाँ पे हमने CH3CO ट्वाइस, CH3CO C2H5 ले लिया,
ठीक है। और यहाँ पर हमने H2O ले लिया एक्सिस में, तो ये H2O का जो कोटि है वो उसको भी अणुसंख्यता को हम उसमें वो हमारे पास ज़्यादा आएगी अणुसंख्यता इसकी वजह से, क्योंकि एक्सिस में ले रहे हैं। पर इसकी कंसंट्रेशन का अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। और एसिडिक मीडियम में हम इसको करा रहे हैं, तो हमारे पास एथिल क्या आ जाएगा, एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल हमारे पास आ जाएगा, CH3COOH और C2H5OH आ जाएगा। इसी तरह से C12H22O11 और H2O की एक्सिस में हम H+ आयन की उपस्थिति में करा दें तो हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं बेटा, वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमारे पास आ जाते हैं। उपरोक्त दोनों अभिक्रियाओं के लिए अणु संख्यता जो है वो 2 है। क्या है, एक इसकी और एक इसकी, ठीक है, ठीक है ना बच्चों, एक और एक 2, किंतु दोनों अभिक्रियाओं में जल विलायक के रूप में आधिक्य में उपस्थित है। बिल्कुल सही बात है, जल किसके रूप में है, विलायक के रूप में आधिक्य में उपस्थित होता है। इसलिए अभिक्रिया वेग के मान जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं होता है। अभिक्रिया वेग का मान किस पर डिपेंड नहीं करता है, जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करते हैं। इसलिए निम्न वेग समीकरणें प्राप्त होती है। अब क्या होगा, वेग बराबर K इंटू CH3CO C2H5OH। अब 1 इसमें, क्योंकि H2 तो एक्सिस में है तो उसकी कंसंट्रेशन को हम नहीं लेंगे, जबकि होना क्या चाहिए था यहाँ पे बच्चों की वेग या रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू K CH3CO C2H5 और H2, ठीक है। जबकि हमारे पास H2O एक्सिस में है, H2O क्या है, एक्सिस में है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन पर ज़्यादा प्रभाव डालेगा नहीं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेग बराबर K CH3CO C2H5OH पर जो पावर आएगी उसी पर ये डिपेंड करेगा, यानी कि जो ऑर्डर आएगी ना वो इसी पद से डिसाइड हो जाएगी। और दूसरी समीकरण में भी हम देखें कि वहाँ पर जो C12H22O11 की पावर 1 और H2O भी होना चाहिए था, तो वो H2O भी एक्सिस में है, इसीलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो H2O जो एक्सिस में हमारे पास उपस्थित सब्सटेंस है उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। अर्थात दोनों अभिक्रियाओं के लिए कोटि का मान 1 होता है। अतः उपरोक्त दोनों अभिक्रियाएं छद्म प्रथम कोटि अभिक्रियाओं अथवा छद्म एकाणुक अभिक्रियाओं के उदाहरण हमारे पास हैं, ठीक है। सीडो ऑर्डर रिएक्शन दोबारा एक बार देख लेते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक क्रियाकारक पदार्थ शेष अन्य क्रियाकारक की तुलना में आधिक्य में उपस्थित होता है, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है कि एक क्रियाकारक पदार्थ शेष अन्य क्रियाकारकों की तुलना में आधिक्य में उपस्थित होता है और जिसके कारण अभिक्रिया वेग का मान उस क्रियाकारक की सांद्रता से प्रभावित नहीं होता, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिनकी वेग समीकरण में सांद्रता पदों की घातों का योग, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सांद्रता पदों की घातों का योग शून्य होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सांद्रता पदों की घातों का योग शून्य होता है, शून्य कोटि अभिक्रियाएं ये कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बेटा, शून्य कोटि अभिक्रियाएं। इन अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करता, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसको हम जब मैथमेटिकली प्रूव भी करेंगे तो उसमें भी पता लगेगा हमें कि क्रियाकारक की जो कंसंट्रेशन है, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, उस पर ये रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करती, इसलिए अभिक्रिया वेग सदैव स्थिर रहता है। इसलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो हमारे पास किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो भी रेट ऑफ रिएक्शन आएगा वो हमेशा स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि वेग जो है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो क्रियाकारक की सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है बच्चों। अब इसका हम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट देखते हैं कि क्या इसका मतलब। माना कि एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है हमारे पास, ए हमारे पास क्या है, मोल लीटर इनवर्स में प्रारंभिक सांद्रता है, और K0 या K0 जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए K0 वेग स्थिरांक हमने ले लिया है और उत्पाद में हमें परिवर्तित करता है ये, ठीक है। तो इनिशियल स्टेज में t बराबर 0 पर A का A मोल ले लिया और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया
अभी अभी तो ए का ए मोल है और प्रोडक्ट हमारे पास 0 है। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में। परंतु टी समय के बाद जो एक्स मोल है, ए में से जो एक्स मोल हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वो कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे पास रिएक्टेंट, वो प्रोडक्ट में। ठीक है, रिएक्टेंट में से तो एक्स मोल घट जाएंगे और प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन जाएगा? एक्स मोल ये बन जाएगा। अब द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम के अनुसार टी समय पर जब हम देख रहे हैं कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है, dx बाई डी टी, dx बाई डी टी, यानी कि जो रिएक्टेंट में परिवर्तन की दर किस टाइम के अनुसार, टाइम के सापेक्ष किसके बराबर होगी? dx अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स की पावर 0। यानी कि जो रिएक्टेंट है हमारे पास, जो रिएक्टेंट है a माइनस एक्स, टी समय पर क्या बचा? a माइनस एक्स बचा, उस पर उसके डिपेंड होगी और उसकी पावर क्या ले ली हमने? 0। ठीक है, और dx बराबर हमारे पास आ गया k0 a की पावर a माइनस एक्स की पावर 0। इस तरीके से हमारे पास ये dx आ गया। अब dx बराबर क्या आ गया बेटा? dx बराबर dx अपॉन dt बराबर k0, dx अपॉन dt बराबर dx अपॉन dt बराबर हमारे पास क्या आ गया? 0। यही है जहाँ k शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। अतः यह समीकरण क्या है? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण का अवकलज रूप है ये। ठीक है बच्चों, जिसे निम्न प्रकार से हम लिख सकते हैं dx बराबर k0 dt। अब इसका समाकलन कर दें आप, इसका क्या करते हैं? इंटीग्रेशन कर दें, तो दोनों तरफ हम समाकलन कर दें तो dx बराबर k0 dt ये वाला आ गया, और k0 को हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, k0 को हम बाहर निकाल देंगे तो हमारे पास वो क्या आ जाएगा? हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? इसकी x बराबर k0 t प्लस आई, और i क्या है बेटा? यहाँ पे i है समाकलन स्थिरांक, और इसको हमने नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर 2। क्या दे दिया बेटा? 2। अभिक्रिया के प्रारंभ में t बराबर 0 पर जो उत्पाद की सांद्रता है वो x बराबर 0 है। बिल्कुल सही बात है, तो i बराबर अपने आप ही 0 हो जाएगा। अतः समीकरण 2 में हम मान रखते थे i बराबर 0 को, तो x बराबर k0 t, x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? k0 t। अब k0 बराबर जो कि वेग स्थिरांक है x बाई टी, क्या है? k0 बराबर क्या आ गया हमारे पास? x बाई टी। और यह समीकरण शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण का समाकलित रूप है। बिल्कुल ध्यान दें यहाँ पे। अब k0 की इकाई ध्यान रखें, k0 की इकाई कैसे निकालेंगे? ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया होगा आपके पास कि प्रारंभ में x बराबर 0, तो वहाँ पर समीकरण 2 में हम रखते हैं i बराबर 0 रख देंगे। i बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर k0 t आ जाएगा हमारे पास, और यह समीकरण शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या है? वेग का समाकलित समीकरण है, और k0 बराबर x बाई टी हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी जो कि इक्वेशन नंबर हमारी 3 होगी। अब k0 क्या है? k0 है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेग स्थिरांक। अब k0 की इकाई क्या होगी? समीकरण 3 से हम k0 की इकाई निकाल सकते हैं। x की क्या है? x की जो बेटा उसकी वो है इकाई, वो क्या होगी? सांद्रता। x क्या है? x किससे डिनोट कर रहा है? सांद्रता को, और t टाइम, और सांद्रता को हम जानते हैं कि मोल पर लीटर होता है। क्या होता है? सांद्रता बराबर मोल पर लीटर, और समय सेकंड में। तो k0 क्या आ जाएगा हमारे पास? k0 हमारे पास आ जाएगा बेटा मोल अपॉन सेकंड इनवर्स लीटर इनवर्स। तो k0 की जो इकाई है वो हमारे पास मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स आ जाएगी। बेटा ये ध्यान देने वाली बात है। क्यों? क्योंकि आपके जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें k0 जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट के लिए जो रेट कांस्टेंट की क्या वो होगी, विमाएँ होगी, वो उसके बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है बच्चों, अर्थात शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया वेग की इकाई के समान होती है। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे कि अर्ध आयु, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अर्ध आयु क्या होगी? किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए वह समय अंतराल जिसमें क्रियाकारकों की आधी सांद्रता उत्पादों में परिवर्तित हो जाती है। किसमें परिवर्तित हो जाती है?
क्रियाकारकों की आधी सांद्रता उत्पादों में परिवर्तित हो जाती है, अभिक्रिया की अर्धायु यह कहलाती है। अब हमें समीकरण 3 से K0 = x/t है। अब x/t और क्रियाकारक की पहली प्रारंभिक सांद्रता क्या है, A मोल लीटर इनवर्स, लीटर बाय, है ना, ठीक है। अब T = t½ पर x किस में कन्वर्ट हो गया, A/2 मोल लीटर इनवर्स में। अब यही मान x की वैल्यू यहाँ रख दें आप, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, यदि क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता A मोल पर लीटर हो तो T = t½ पर उत्पाद सांद्रता क्या होगी हमारे पास, x = A/2 मोल लीटर इनवर्स और K0 = A/2 डिवाइडेड बाई t½ तो t½ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, t½ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास आ जाएगा t½ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, यानी कि A मोल लीटर इनवर्स जो हमारी वो थी ना x की, ठीक है। अर्थात शून्य कोटि अभिक्रियाओं के लिए अर्ध आयु का मान क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। अब ग्राफीय निरूपण ले लें हम, इसका रिप्रेजेंटेशन ले लें, x = K0t यानी y = mx + c, तो c तो यहाँ पर 0 है और m बराबर क्या है, K0, ठीक है। तो x और t के बीच में, यानी कि उत्पाद की सांद्रता और t के बीच में अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो ये ग्राफ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा, जिसका स्लोप क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। इस तरह से हमने आज जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी और उनके गणितीय निरूपण के बारे में भी हमने आज जानकारी प्राप्त करी। आगे की क्लास में हम बेटा फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।